क्लास अकाउंटिंग थ्योरी पार्ट। तो देखो चैप्टर 1 के अंदर काफी सारी बातें हमारी हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के कुछ फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पेपर में कई बार 3 या 4 नंबर में पूछे जा चुके हैं अकाउंटिंग के फंक्शंस। वैसे तो तुम्हें बात समझ में आने लगी है कि जो अकाउंटिंग होती है वो किसी भी तरह के बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करती है। ये डाटा को रिकॉर्ड करके रखती है, बिजनेस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करके रखती है। बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस को फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या बिजनेस को नुकसान हुआ है, लॉस हुआ, उसके बारे में पता करके रखती है। बिजनेस की एसेट्स कितनी है, बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है, ये उसके बारे में पता करके रखती है। तो इतने सारे काम कौन करती है? अकाउंटिंग ही करती है। ठीक है, तो इतने सारे काम को करने से पहले डाटा हमारे पास होना चाहिए। तो पहला फंक्शन होता है डाटा को रिकॉर्ड करके रखना। और ऐसे ही नहीं कि मजे में कोई भी रिकॉर्ड करके रख लेगा, हर चीज को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। डेबिट क्रेडिट का रूल होता है, एसेट लायबिलिटी का रूल होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जिनके बेस पर रिकॉर्ड करके रखा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करती है, ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करती है। ठीक है, तो लिखो पहला फंक्शन मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। तो ये रिकॉर्ड तो करती ही करती है, लेकिन किस तरीके से? सिस्टमैटिक तरीके से। हर यूं ही नहीं मजे मजे में जैसे मर्जी रिकॉर्ड कर दिया, हाथ से लिख दिया, नहीं। एक सिस्टम है, हर चीज को काम को करने का एक तरीका होता है। तो रिकॉर्ड रखे जाते हैं लेकिन तरीके से। फॉर एग्जांपल किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां पर रिकॉर्ड होती है? जर्नल। एक रूल है कि सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहां पर होगी? जर्नल में होगी। जर्नल में ये रिकॉर्डिंग कहां पर पोस्ट की जाएगी? लेजर में पोस्ट की जाएगी। लेजर में पोस्ट करने के बाद क्या बनाया जाएगा? ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है, एक तरीका है, इसके हिसाब से ही रिकॉर्ड किया जाता है। बिना सिस्टम के तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन किसका है? अकाउंटिंग का। तो लिखो इट इंक्लूड्स मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इट इंक्लूड्स maintaining accounting records, maintaining accounting records with the help of accounting rules, with the help of accounting rules। रूल होता है ना, नियम। with the help of accounting rules, comma principles and concept। rules, principles and concepts, principles and concepts। it means that तुम्हें मालूम है अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करके रखना, डाटा को आइडेंटिफाई करके रखना, क्लासिफाई करके रखना, ये सारे काम कहां पर देखे जाते हैं? बुक कीपिंग के अंदर। तुम्हें मालूम है ना, ये काम कहां पर करवाए जाते हैं? बुक कीपिंग के अंदर। अकाउंटिंग की शुरुआत बाद में होती है और पहले किसकी शुरुआत होती है? बुक कीपिंग की। तो बुक कीपिंग का जो फंक्शन होता है वो भी किसके अंदर किया जाता है? अकाउंटिंग के अंदर। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये बात मैंने बता दी थी। बुक कीपिंग अल्टीमेटली किसका पार्ट होती है? अकाउंटिंग का। तो जो भी फंक्शन बुक कीपिंग के अंदर किए जा रहे हैं वो किसके थ्रू किए जा रहे हैं? अकाउंटिंग के थ्रू। तो ये सारी बातें लास्ट क्लास में हो गई थी। लिख लो फुल स्टॉप के बाद इसी में लिखो इट मींस दैट बुक कीपिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इट मींस दैट बुक कीपिंग इज द प्राइमरी फंक्शन, bookkeeping is the primary function of accounting, primary function of accounting। ठीक है, तो इतने सारे डाटा को रिकॉर्ड इसलिए किया जाता है तो कि हम स्टेटमेंट बना सके, कंपनी को पूरे साल भर फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, कंपनी की एसेट कितनी रही है, लायबिलिटी कितनी रही है, ये सारी बातें हमें पता चलती है अकाउंटिंग के थ्रू। मैंने बता दिया था
एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है फाइनल अकाउंट के अंदर, वो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें ऐसे टू में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमें बताता है फायदे या नुकसान के बारे में, वहां से निकलकर या तो प्रॉफिट आता है या फिर लॉस आता है। और एक बैलेंस शीट होती है कंपनी की, बैलेंस शीट में दो चीजें होती हैं, एसेट होती है और लायबिलिटी होती है। एसेट तुम्हें मालूम है अकाउंटिंग क्वेश्चन में हमने खूब करी थी, और लायबिलिटी भी तुम्हें मालूम है अकाउंटिंग क्वेश्चन में हमने खूब करी थी। तो एसेट क्या होती हैं और लायबिलिटीज क्या होती है हमने वहां से जान लिया, और ये सारी बातें कहां से पता चलती हैं, बैलेंस शीट से। तो ये सारी चीजें भी अकाउंटिंग के अंदर की जाती हैं। तो दूसरा फंक्शन लिखो, लिखो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कंपनी से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, तैयार करना, ये काम भी अकाउंटिंग के अंदर ही किए जाते हैं। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी को प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताना, कंपनी को उसकी एसेट या लायबिलिटीज के बारे में बताना। एसेट और लायबिलिटीज के बारे में कौन सी चीज बताती है, बैलेंस शीट, बताया था ना। और प्रॉफिट और लॉस के बारे में कौन सी चीज बताती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बात मैंने बताई थी, एक अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नाम से ही पता चल रहा है भाई ये किसके बारे में हमें बताता है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में। और बैलेंस शीट किसके बारे में बताती है, एसेट और लायबिलिटीज के बारे में। पूरे साल के एंड में एसेट और लायबिलिटी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आई तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो लिखो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अब लिखो फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, मैंने बताया था ना फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं साल के एंड में। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, बोर्ड पे लिखा हुआ है एंड, एट द एंड मतलब साल के अंत में। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जब एक साल का अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो साल के एंड में कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में दो चीजें मेनली होती हैं, एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होती है बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसको ये भी बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलो, एक ही बात है। इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब या तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलो, एक ही बात है। मैंने दोनों चीजें लिखवाई हैं, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, कॉमे के बाद लिखो बैलेंस शीट, है ना, बैलेंस शीट भी तो फाइनल अकाउंट में आती है। जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तब तुम्हें बातें समझ में ज्यादा आएंगी, है ना। अभी तो ये ध्यान रखो कि पूरे साल के एंड में फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, और फाइनल अकाउंट के अंदर एक तो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनाते हैं बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉमे के बाद लिखो बैलेंस शीट मेंटेन्ड, बैलेंस शीट मेंटेन्ड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई। इट इज अ very important function to make good decision. It is a very important function to make good decision, to make good decision. मुझे बताओ, अगर कोई कंपनी का मैनेजर फैसला लेने वाला है कि हमें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है,
तो वो इसी चीज को तो सोच समझ कर लेगा कि यार पिछले साल हमें प्रॉफिट रहा है या लॉस रहा है। मान लो पिछले साल क्या रहा है, लॉस, तो सोच समझ कर फैसला लेगा कि कहां पर इन्वेस्ट करें, कहां पर इन्वेस्ट ना करें, कौन सी चीजें ज्यादा खरीदें, कौन सी चीजें कम खरीदें, है ना। तो मुझे बताओ, अगर उसे यही नहीं पता होगा कि पिछले साल हमारा फायदा रहा या नुकसान रहा, तो वो कैसे फैसला लेगा, है ना। और एक गलत फैसला कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो देखो, प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता करना ये एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग ही हमें बताती है कंपनी के प्रॉफिट या फिर लॉस के बारे में, और उसके बेस पर हम फैसला लेते हैं फिर आगे का। ठीक है, उसके बेस पर हम आगे का फैसला लेते हैं। तो देखो मैंने ये लिखा है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू मेक गुड डिसीजन। अगर हमें एक अच्छा डिसीजन लेना है तो उसके लिए पहले हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए कि हमें पिछले साल नुकसान हुआ था या पिछले साल फायदा हुआ था, हमारी एसेट्स कितनी थी, हमारी लायबिलिटीज कितनी थी, हमारा स्टॉक कितना था। अगर हमारे पास पहले से स्टॉक है तो मैं क्यों खरीदूंगा। मुझे बताओ, अगर मेरे गोडाउन में दुनिया भर का स्टॉक पहले से ही रखा हुआ है तो क्या मैं और माल खरीद के लाऊंगा? पागल हूं क्या मैं दुनिया भर का और खरीद के ले आऊं, है ना। नहीं खरीदेंगे। तो देखो, अकाउंटिंग के फंक्शंस वैसे तो जरूरी है ही कंपनी के लिए, लेकिन कुछ जरूरत लीगल भी है ना। गवर्नमेंट, एक कंट्री की गवर्नमेंट इंपोज करती है कि अकाउंटिंग करे, हर एक कंपनी, हर एक बिजनेसमैन अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखे। तो इस वजह से भी हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो अकाउंटिंग का एक फंक्शन ये भी है कि ये जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट होती है ना, कानूनी रूप से जो भी जरूरत होती है, ये उस जरूरत को भी पूरा कर देती है अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें मालूम है गवर्नमेंट को हर साल कभी भी रिकॉर्ड दिखाना पड़ सकता है। तो रिकॉर्ड तो तभी दिखाएंगे ना हम, जब हमारे पास रिकॉर्ड रखे हुए होंगे, है ना। तो लीगल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग का फंक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो तीसरा फंक्शन इसका यही है। तो लिखो, कंप्लीट लीगल कंप्लीट लीगल रिक्वायरमेंट, है ना। मतलब कानूनी रूप से जरूरी है अकाउंटिंग करना। तो अकाउंटिंग का एक फंक्शन ये भी होता है कि ये लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती है ना, ताकि गवर्नमेंट भी कोई उंगली ना उठा सके, किसी भी काम में रोड़ा ना डाले। ठीक है, तो लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम भी कौन करती है? अकाउंटिंग ही करती है। ये अकाउंटिंग का तीसरा और खास इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि भाई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन क्या बोलने से होता है? नहीं, उसके पास कुछ रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए ना। मान लो किसी भी कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं, तो हम कैसे मानेंगे, गवर्नमेंट कैसे मानेगी? तो गवर्नमेंट कहती है कि अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो। तो लिखो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर, है ना, सबूत के तौर पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर ट्रीटेड एज, बोर्ड पे लिखा हुआ है ट्रीटेड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर ट्रीटेड एज एविडेंस। मतलब अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक तरीके से क्या होते हैं? एविडेंस होते हैं। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। एविडेंस का मतलब क्या होता है? सबूत। अगर हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही नहीं है तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है अपनी कंपनी का, है ना। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर ट्रीटेड एज एविडेंस। उनको ट्रीट कैसे किया जाता है? एविडेंस के तौर पर। अकाउंटिंग रिकॉर्ड को क्या माना जाता है? एविडेंस माना जाता है, सबूत माना जाता है। लिख देता हूं मैं एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, ट्रीटेड एज एविडेंस। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखो, और कुछ लो तो ऐसे हैं जो इस बात के लिए हम पर दबाव डालते हैं कि हमें रिकॉर्ड करके रखना ही चाहिए, तो मैं उनका नाम लिखाऊंगा। इसी में लिखो, फुल स्टॉप के बाद लिखो, द लॉ सच एज, बोर्ड पे लिखा हुआ है लॉ, कानून, द लॉ सच एज कंपनीज एक्ट। ये एक्ट लागू होता है कंपनीज के लिए। द लॉ सच एज कंपनीज एक्ट, कॉमा, इनकम टैक्स एक्ट,
ये इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लागू करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट एंड वैट एक्ट, ये तो तुम्हें मालूम ही है, वैल्यू एडिड टैक्स, है ना। ये गुड्स एंड सर्विस गवर्नमेंट इंपोज करती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लॉ हैं जो किसी भी कंपनी पर, किसी भी बिजनेसमैन पर दबाव डालते हैं कि उन्हें अपने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने ही पड़ेंगे। बिना रिकॉर्ड के उन पर कुछ भी केस थोपा जा सकता है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो लिख लो, द लॉ सच एज कंपनीज एक्ट, कॉमा, इनकम टैक्स एक्ट एंड वैट एक्ट एटसेट्रा। अब लिखो एटसेट्रा इम्पोजेस द कंडीशन, बोर्ड पे लिखा हुआ है इम्पोजेस द कंडीशंस। मतलब ये कुछ कानून ऐसे हैं जो हम पर कंडीशन इंपोज करते हैं। इंपोज का मतलब होता है थोपना, मतलब ये हमारे ऊपर कंडीशन थोपते हैं कि हमें ये लॉ मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, हमें ये रिकॉर्ड बनाकर रखने पड़ेंगे। इंपोजेस द कंडीशंस, और इसीलिए हमें ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने ही पड़ते हैं। और ये काम भी कौन करती है? अकाउंटिंग करती है ना। वरना हम पर किसी भी तरह से लीगली केस किया जा सकता है। imposes the conditions, full stop के बाद लिखो a systematic record should be maintained, बोर्ड पे लिखा हुआ है सिस्टमैटिक, वैसे तो ये वर्ड कई बार आ गया है। a systematic record should be maintained, a systematic record should be maintained, systematic record should be maintained by certain accounting rules, should be maintained by certain accounting rules and concepts, है ना। जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो किसी नियम के अनुसार, किसी कंसेप्ट के अनुसार होता है। मजे मजे में नहीं होता है रिकॉर्ड, हर कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, एक अकाउंटेंट ही सही ढंग से रिकॉर्ड कर सकता है। should be maintained by certain accounting rules, a systematic record should be maintained by certain accounting rules and concepts. तो देखो, अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग अगर कर रहे हैं तो अकाउंटिंग का फायदा क्या है ना, एडवांटेजेस। अकाउंटिंग का फायदा ही क्या है, क्यों कर रहे हैं, किस बेवकूफ ने बता दिया मैं अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, बेवकूफ ने तो नहीं बताया, है ना, लेकिन बहुत जरूरी है। तो अगला हेडिंग तो बनता ही है भाई, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। आखिर क्या फायदा होता है इसको करने से? तो पहला फायदा लिखो, सबसे बड़ी बात मुझे बताओ, एक बिजनेसमैन जो होता है, एक जो ओनर होता है, वो किस लिए काम कर रहा है? उसका ये उद्देश्य है यार पूरे साल भर मैं अपने रिसोर्सेज लगाऊंगा, अपना पैसा लगाऊंगा, अपने वर्कर लगाऊंगा, अपनी बुद्धि लगाऊंगा और साल के एंड में खूब लॉस उठाऊंगा, लॉस, हानि। क्या वो इसलिए काम कर रहा है? नहीं, लॉस के लिए काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है प्रॉफिट के लिए, पैसे के लिए काम कर रहा है। और बताओ, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या उसे यूं ही पता चलेगा? नहीं, पता तो तब चलेगा जब वो रिकॉर्ड करके रखेगा, है ना। अपनी कंपनी, अपने बिजनेस, अपने धंधे से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उसे चाहिए, वो इंफॉर्मेशन उसे तभी तो मिलेगी जब उसने क्या करके रखा होगा? रिकॉर्ड करके रखा होगा। और रिकॉर्ड कौन करती है? अकाउंटिंग करती है ना। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला फायदा यही है कि हमें क्या पता चल जाती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, बिजनेस के फायदे के बारे में पता चलता है, बिजनेस के नुकसान के बारे में पता चलता है, बिजनेस के स्टॉक के बारे में पता चलता है, बिजनेस के क्रेडिटर्स के बारे में पता चलता है, हमने कितनी परचेज करी है, कितनी सेल्स करी है, किससे उधार खरीदा है, किसको उधार बेचा है, इतनी सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? अकाउंटिंग की वजह से। तो पहला फायदा यही है कि हमें क्या पता चलती है भाई? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो किससे मिलेगी? अकाउंटिंग से मिलेगी, ठीक है। तो लिखो, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस
द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, the complete information about business can be obtained बीई है ना, बीई डब्ल्यू ई वाला मत कर देना, बीई वाला, कैन बी obtained विद द हेल्प ऑफ, किससे मिलती है हमें, अकाउंटिंग से। अगर हमें बिजनेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे चाहिए, तुम्हें चाहिए, किसी को भी चाहिए, तो किससे मिलती है इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग से। तो पहला फायदा इसका यही है, एडवांटेज इसका मतलब होता है लाभ, फायदा, है ना। द कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, कैन बी ऑब्टेन्ड with the help of accounting, can be obtained with the help of accounting। लिख लो, such as profit और loss statement, है ना। किस बारे में बताता है ये स्टेटमेंट हमें, फायदे के बारे में या नुकसान के बारे में, है ना। या तो बिजनेस को क्या हुआ होगा, प्रॉफिट, या फिर बिजनेस को क्या हुआ होगा, लॉस, दो ही बातें होती हैं भाई। The complete information about business can be obtained with the help of accounting, लिख लो, such as profit or loss statement during an accounting period, such as profit or loss statement, profit or loss statement during an accounting period, during an accounting पीरियड, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है, मैनेजर को फैसला लेना पड़ता है, क्या खरीदे क्या ना खरीदे, है ना। वो फैसला यूं ही नहीं लेता, मान लो उसके पिछले साल की कंडीशन अच्छी नहीं चल रही थी, पिछले 2 साल से उसको लगातार क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था कंपनी को। तो बताओ इस साल वो अपने खर्चे कम करेगा ना। एक मैनेजर जो कंपनी को चला रहा है, जो सारे काम कर रहा है, जितने भी वर्कर को हैंडल कर रहा है, वो कैसे फैसले करेगा। अब अगर पिछले 2 साल से उसको क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, तो इस साल वो कम खर्चा करेगा ना। तो देखो कम खर्चा करने का फैसला वो किसके आधार पर लेता है, अपने पिछले रिकॉर्ड के आधार पर। कहां पर खरीदना है, कहां पर बेचना है, कौन सी चीज खरीदनी चाहिए, कौन सी चीज बेचनी चाहिए, किसको उधार देना चाहिए, किसको उधार नहीं देना चाहिए, लोन लेना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए, सारे फैसले वो किसके आधार पर करता है, पिछले रिकॉर्ड्स के आधार पर, है ना। अगर उसके पास पिछला रिकॉर्ड ही नहीं है तो कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग मदद करती है किसमें, मैनेजमेंट में। अगर अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी मदद मैनेजमेंट में भी करती है। मैनेजमेंट एक सही फैसला तभी ले पाएगा जब वो उसके पास पिछले रिकॉर्ड रखे हुए होंगे, पिछले रिकॉर्ड के बेस पर वो आज एक अच्छा फैसला ले सकता है। तो नंबर 2 लिखो, हेल्प इन मैनेजमेंट। ये हमारी मैनेजमेंट में भी मदद करती है, अकाउंटिंग जो है किसमें मदद करती है, मैनेजमेंट में। ये इसका दूसरा फायदा है। तो हेल्प इन मैनेजमेंट में लिखो, द मैनेजमेंट टेक्स डिसीजंस, द मैनेजमेंट टेक्स decisions which are suitable for the business, takes decisions which are suitable for the business, है ना। सुटेबल का मतलब होता है ठीक, मतलब मैनेजमेंट ऐसा फैसला तभी लेता है जो बिजनेस के लिए ठीक होता है। द मैनेजमेंट टेक्स डिसीजंस विच आर सुटेबल फॉर द बिजनेस, और वो ये फैसला किसके बेस पर लेता है, अपने पिछले रिकॉर्ड के बेस पर, है ना। जो इंफॉर्मेशन उससे किससे मिलती है, अकाउंटिंग से, ठीक है। लिख लो, फॉर द बिजनेस बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन, बोर्ड पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन
provided by the accounting, based on accounting information provided by the accounting, based on the accounting information provided by the अकाउंटिंग। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से मिलती है उसके बेस पर हम फैसला लेते हैं बिजनेस के लिए, और वो फैसला कैसा होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, एक सही फैसला होना चाहिए। एक अच्छा मैनेजमेंट तभी तो कहलाएगा जब हम अच्छे से फैसला ले पा रहे हैं, एक सही फैसला ले पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है, इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखने से क्या होता है, हमें चीजों के बारे में याद रहता है। 5 साल पहले हमारी क्या पोजीशन थी, 6 साल पहले हमारी क्या पोजीशन थी, जब हमने बिजनेस शुरू करा था तब क्या पोजीशन थी, इतनी सारी बातों को याद नहीं रख सकते ना। लेकिन अगर हमारे पास रिकॉर्ड है तो हम अपनी मेमोरी को रिप्लेस कर सकते हैं, याद रख सकते हैं फिर। ठीक है, तो तीसरा और इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है इसका, ये हमारी मेमोरी को क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो लिख लो, रिप्लेसेस मेमोरी, मतलब यादों को बनाए रखता है। सिस्टमैटिक अगर हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं तो उनके बेस पर हमें इंफॉर्मेशन याद रहती है लंबे समय तक, कभी भी देख सकते हैं हम वो इंफॉर्मेशन। तो लिखो, लास्ट है ये, ड्यू टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, ड्यू टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, है ना। तुम्हें मालूम है ना मैं बार बार सिस्टमैटिक वर्ड क्यों लगाता हूं, सिस्टमैटिक इसलिए क्योंकि भाई ये रिकॉर्डिंग हो कैसे ही रही है, सिस्टमैटिकली हो रही है। ठीक है, एक तरीका है हर एक चीज को करने का। ड्यू टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बाय अकाउंट्स, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बाय अकाउंट्स, है ना, अकाउंट के थ्रू ही तो करते हैं रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स बाय अकाउंट्स, वी कैन रिमेंबर द ट्रांसैक्शन, हम हर ट्रांसैक्शन को रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो लिख लो, वी कैन रिमेंबर द ट्रांसैक्शन। देखो लैंग्वेज तो बड़ी आसान है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। मतलब अकाउंटिंग के थ्रू हम जितनी मर्जी ट्रांसैक्शन को अपने माइंड में रिमेंबर, देखो मैं ये नहीं कह रहा याद रहती हैं, कोई बात नहीं, भूल गए दोबारा देख लो, है ना। अगर तुम्हारे पास सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन हुए हुए हैं तो तुम उस रिकॉर्ड को दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, बाय अकाउंट्स वी कैन रिमेंबर द ट्रांसैक्शंस एंड यूज द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, और फिर हम उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें जरूरत है तो। एंड यूज द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, use the required information, required information, required information। तो देखो अकाउंटिंग के बारे में हमने फंक्शंस पढ़े, एडवांटेजेस पढ़े, फीचर्स पढ़े, एट्रीब्यूट्स पढ़े, दुनिया भर की चीजें पढ़ी, लेकिन जो भी चीज पढ़ी तारीफ के हिसाब से पढ़ी, है ना, इसके फायदे के हिसाब से पढ़ी, इसकी अच्छी बातों के हिसाब से पढ़ी। लेकिन तुम्हें मालूम है जहां पर कुछ अच्छा होता है वहां पर कुछ बुरा भी होता है, बिल्कुल, इसकी भी बुराइयां हैं, अकाउंटिंग की भी लिमिटेशंस है। मुझे बताओ अकाउंटिंग केवल किसको कंसीडर करता है, केवल उस ट्रांजैक्शन को कंसीडर करता है या उस एलिमेंट को कंसीडर करता है जिसकी कुछ क्या होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू रुपए में होती है, जिसकी वैल्यू कैश के हिसाब से होती है, जिसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू होती है। ये किसी भी चीज की क्वालिटी को कंसीडर नहीं करता, जबकि क्वालिटी बहुत जरूरी चीज है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, बताओ एक कंपनी के अंदर वर्कर काम कर रहे हैं और वर्कर क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है भाई। मुझे बताओ बड़े से बड़े बिजनेस और छोटे से छोटे धंधे के लिए भी क्या ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट नहीं होती, किसी भी वर्कर में ऑनेस्टी होना क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन क्या अकाउंटिंग इसको रिकॉर्ड करेगी, नहीं करेगी, अकाउंटिंग इसके लिए काम नहीं करती है। दूसरी चीज स्किल, वर्कर की स्किल, स्किल का मतलब होता है किसी भी काम को करने का हुनर,
किसी भी काम को करने की क्षमता, स्किल बताओ मायने रखती है ना। मान लो तुम ऐसे बंदे से मशीन चलवा रहे हो जो स्किल्ड है, बहुत ही पावरफुल है, और एक ऐसे बंदे से काम करवा रहे हो जिसे बिल्कुल भी हुनर नहीं है उस मशीन का, ठीक है। तो बताओ किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है ना स्किल का होना, लेकिन क्या अकाउंटिंग इसको कंसिडर करती है? नहीं करती। तो अकाउंटिंग के जहां पर फायदे हो रहे थे, ये हर उस चीज को रिकॉर्ड करके रखती है, हर उस टर्म को रिकॉर्ड करके रखती है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिसकी कुछ क्वांटिटी होती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्वांटिटी होती है। मतलब ये क्वांटिटी पर तो ध्यान देती है अकाउंटिंग, लेकिन क्वालिटी पर ध्यान नहीं देती। और जबकि तुम भी जानते हो क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है ना। ईमानदारी जो आजकल सब में देखने को नहीं मिलती, लेकिन उसको कौन इग्नोर कर देती है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए इसका कोई काम नहीं है। तो यहां पर हमारी कुछ लिमिटेशन बनती है अकाउंटिंग की, जो हमें अब पढ़नी पड़ेंगी, और कई बार पेपर में आ चुकी है लिमिटेशन पर, तुम हेडिंग भी डाल सकते हो, इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं लिमिटेशंस, हेडिंग डाल दो भाई, अब बुराई का समय आ गया है, अच्छाई की बहुत बातें हुई। डाल दो हेडिंग लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, पूरा लिख देना तुम लोग, मैंने सिर्फ लिमिटेशन से लिखा है, तुम लोग लिखना लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो मुझे बताओ क्या ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को लेता है? नहीं। ये सिर्फ कौन से कैरेक्टरिस्टिक को लेता है? क्वांटिटेटिव, जिसकी बात किस में हो रही होती है? क्वांटिटी में, क्वालिटी में नहीं, क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी को तो ये कंसीडर करता है, क्वालिटी को इग्नोर कर देता है, यही बड़ी दिक्कत है इसकी, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो लिखो इग्नोर्स क्वालिटेटिव, बोर्ड पे लिखा हुआ है इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ये हर उस चीज को इग्नोर कर देगा जिसका संबंध किससे होता है? क्वालिटी से। और जबकि किसी भी इंसान की क्वांटिटी से ज्यादा मैटर क्वालिटी करती है, ठीक है। तो लिखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस, accounting records only those transactions, accounting records only those transactions, मतलब अकाउंटिंग केवल किन चीजों को रिकॉर्ड करती है? जिनकी क्वांटिटी होती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव मॉनेटरी वैल्यू, जिनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है ना, रुपए में होती है वैल्यू, which have monetary value, ये रहा बोर्ड पे which have monetary value। लिखो बट क्वालिटेटिव वैल्यू, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वालिटेटिव, बट क्वालिटेटिव वैल्यू जैसे कि क्या? जैसे कि ऑनेस्टी, है ना। लिखो बट क्वालिटेटिव वैल्यू लाइक क्वालिटी ऑफ स्टाफ, है ना, कि तुम्हारा स्टाफ कैसा है। मान लो स्टाफ के बीच में आए दिन क्या होते रहते हैं? झगड़े, आए दिन उनके बीच में क्या होती रहती है? लड़ाई होती रहती है। तो बताओ इसका असर तुम्हारे बिजनेस पर, तुम्हारी कंपनी पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भाई। लेकिन क्या अकाउंटिंग इन चीजों पर ध्यान दे रही है? नहीं दे रही, अकाउंटिंग नहीं दे रही इन पर ध्यान। लिखो बट क्वालिटेटिव वैल्यू लाइक क्वालिटी ऑफ स्टाफ, कॉमा इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल बोर्ड पे लिख देता हूं, चलो मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस, है ना, आपसी संबंध, जो भी उनके बीच में संबंध है वो सही नहीं है। क्वालिटी ऑफ स्टाफ, कॉमा इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑनेस्टी ऑफ वर्कर्स, है ना, ईमानदारी, भाई मैं कितना ईमानदार हूं, ऑनेस्टी ऑफ वर्कर्स आर इग्नोर्ड। इन सब चीजों को क्या कर दिया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है। अकाउंटिंग में इन सब चीजों का कोई काम नहीं होता है। आर इग्नोर्ड, आर इग्नोर्ड, ठीक है। तो देखो मैं अगली लिमिटेशन पढ़ाने से पहले तो मैं कुछ चीजें बता देता हूं, नहीं तो वो अगली लिमिटेशन समझ में नहीं आएगी। अभी ना तुम्हें मालूम नहीं है, अकाउंटिंग की बुक के अंदर है ना आगे चैप्टर आएगा डेप्रिसिएशन। कौन सा चैप्टर आएगा?
डेप्रिसिएशन, पहले मैं तुम्हें डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो तुम्हें ये तो मालूम है हम अक्सर क्या खरीदते हैं, एसेट खरीदते हैं कुछ, जैसे कि हमारा फर्नीचर हो गया, मशीन हो गई, ठीक है, टाइपराइटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग हो गई। मुझ मान लो फर्नीचर ही मान लो फर्नीचर को हटाओ, वैसे तो देखो कोई सी भी एसेट पर मैं समझा सकता हूँ, लेकिन मैंने मशीनरी ले लिया। मुझे बताओ मशीनरी तुमने आज कितने की ली, 10,000 की ली, सपोज कोई मशीन थी, कोई मशीन थी, कितने रुपए की खरीदी, 10,000 की खरीदी। मुझे बताओ 10,000 रुपए की मशीन खरीदी है, पहले साल बहुत बढ़िया चली, दूसरे साल बहुत बढ़िया चली, चलती रही, लेकिन ये मुझे बताओ यूज तो तुम इसको कर रहे हो, धीरे धीरे हर साल इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी। कोई सी भी चीज, एसेट को छोड़ो, कोई सी भी चीज दुनिया की जब तुम खरीदते हो, इस्तेमाल करते हो, उसकी वैल्यू बढ़ती है या उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, भाई कम होती है। एसेट हुआ तो क्या हुआ, कम नहीं होगी क्या वैल्यू। फर्नीचर को ले लो, धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाएगा, मशीनरी को ले लो, धीरे धीरे उसके पुर्जे जो होंगे अंदर के पार्ट्स वीक होते चले आएंगे, कंप्यूटर ले लो, एसेट ले लो, कुछ भी ले लो, उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, हर साल कम होती चली जाती है। मुझे बताओ अगर आज तुमने उस मशीन को कितने का खरीदा था भाई, 10,000 का खरीदा था, तो क्या अगले साल भी 10,000 का रहेगा, नहीं, कम हो गई वैल्यू 9,000, फिर कम हो गई 8,000। मतलब धीरे धीरे किसी भी एसेट की वैल्यू क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, होती चली जाती है ना भाई। मोबाइल खरीदते हो, क्या उस मोबाइल को तुम उतने का ही बेच पाओगे अगली साल, नहीं, अगले साल तो छोड़ो, एक महीने बाद भी उतने का कोई नहीं खरीदने वाला, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू अब क्या हो गई है, कम हो गई है। तो किसी भी एसेट की जो वैल्यू कम होती चली जाती है ना, बताओ नुकसान है फायदा है। मार्कर यूज करा, मार्कर की वैल्यू कम हो गई, फायदा हुआ, वैल्यू कम हो रही है, नुकसान हुआ। तो ये जो नुकसान होता है ना, ये नुकसान कहलाता है डेप्रिसिएशन। ये नुकसान क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। और बताओ किसी भी तरह का डेप्रिसिएशन कहां से कटता है, बिजनेस के खर्चे से ही तो कटेगा भाई। बताओ अगर मशीनरी में कोई खराबी हो जाती है तो उस खराबी को ठीक भी तो कराना पड़ेगा, उस खराबी को क्या कराना पड़ेगा, ठीक कराना पड़ेगा। लेकिन मुझे बताओ मशीनरी आज खरीदी, एक साल बाद कितना डेप्रिसिएशन आएगा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। तुमने एक मशीन 10,000 की आज खरीदी, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या एक साल बाद कितने का नुकसान आएगा, कितने का डेप्रिसिएशन आएगा, अभी बता सकते हो, नहीं बता सकते। क्या तुम इस पर आने वाले डेप्रिसिएशन को अभी के अभी बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो क्या इस चीज को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि तुमने इसकी वैल्यू ही नहीं बताई अभी तक। इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास, इसकी कोई रिसीप्ट है, इसका कोई मेमो है तुम्हारे पास, नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये तो तब पता चलेगा जब एक साल मशीन को तुम यूज कर लोगे, उसके बाद। ये वो एक्टिविटी होती है, ये वो नुकसान होते हैं, ये वो ट्रांजैक्शन होती है जो होने के बाद पता चलती है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता हमारे पास। और बताओ जब प्रूफ ही नहीं है तो क्या इसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगी, नहीं करेगी। अकाउंटिंग तो रिकॉर्ड नहीं कर रही, अब अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं कर रही है तो क्या ये यूजफुल नहीं है तो यूजफुल। मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, मशीनरी की क्या हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिजनेस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मशीनरी पर सारा का सारा डेप्रिसिएशन लग जाए तो क्या करोगे फिर, लेकिन अकाउंटिंग तो इसको रिकॉर्ड नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग किसी भी चीज को फुल्ली रिकॉर्ड नहीं करती है। बिजनेस के अंदर जब हम अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अकाउंटिंग के हर ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड कर रही है, नहीं कर रही। वो उन ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर रही है जिनका कोई प्रूफ ही नहीं है। बताओ डेप्रिसिएशन बेचारे का क्या प्रूफ होता है, ये तो मशीन है, घर बिजनेस में यूज करी, खराब हो गई, इसका कोई प्रूफ वगैरह, इसका प्रूफ तो तब होगा जब वो खराब हो जाएगी, लेकिन क्या उसका कोई मेमो होगा, कोई रिसिप्ट होगी, नहीं। बिजनेसमैन उसे खुद ठीक कराएगा तो इसका तो रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, इसका रिकॉर्ड तो बाद में होता है। तो इस तरह की चीजों को ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग किसी भी चीज को फुल्ली रिकॉर्ड नहीं करती है। तो लिखो दूसरी और सबसे बड़ी दिक्कत, अकाउंटिंग
अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल, है ना, इसमें पूरी तरह से रिकॉर्ड होता ही नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर फुल्ली एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब होता है कंपनी के अंदर छोटे से छोटी ट्रांजैक्शन, छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन या इंसिडेंट के बारे में प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन क्या अकाउंटिंग हर उस चीज का रिकॉर्ड रखती है जो बिजनेस के अंदर हुआ है? डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं रखती भाई, है ना। अभी तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें एक चीज तो मालूम है, डेटर्स, है ना। डेटर्स मालूम है ना, जिनसे पैसा लेना होता है, एसेट। अकाउंटिंग क्वेश्चन याद है? अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर हम डेटर्स पढ़ते हैं। खैर चलो छोड़ो अकाउंटिंग क्वेश्चन। डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है। मान लो 10,000 के डेटर्स थे। कभी कभी ना ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सामने वाला बंदा पैसा देने की हालत में नहीं होता। कई बार सामने वाला बंदा किस हालत में नहीं होता? पैसा देने की हालत में नहीं होता। मतलब हो जाती है, कंडीशन खराब हो जाती है कई बार। तुम अपने आप में ले लो, नॉर्मली हर बंदे की हो जाती है, यार इस साल पैसे थोड़े कम है, अगले साल ले लेंगे, हो जाता है, चलता रहता है ना। तो उस केस में ना हम डेटर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक तो गुड डेट, जो पैसा दे गए, और एक होते हैं बैड डेट, जो पैसा नहीं दे पाए। मान लो 10,000 में से उसने 8 तो दे दिए, 2,000 कहने लगा बाद में ले लिए, तो मैं उसको क्या मानूंगा? बैड डेट। समझ रहे हो ना? बैड डेट, बुरे डेट। बुरे का मतलब उसने अभी नहीं दिया, बाद में देगा, अच्छा नहीं करा उसने मेरे साथ, हम क्या बोलेंगे उसको? बुरा। समझ रहे हो ना? और 8,000 वो दे गया, हम क्या बोलेंगे उसका? अच्छा। तो देखो, बैड डेट फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? अभी नहीं आया ना पैसा, 2,000 रुपए अभी नहीं आए तुम्हारे पास, बाद में आएंगे, और आएंगे नहीं आएंगे कुछ नहीं पता। क्या इसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगी? नहीं करेगी, है ना। ऑन द स्पॉट अभी तो नहीं पता ना मैं कि कितने पैसा आया है और कितना पैसा नहीं आया है, तो कैसे आइडेंटिफाई होगा इसके बारे में? ये वो चीजें होती हैं जिन्हें अकाउंटिंग आइडेंटिफाई नहीं करती जब तक कि ट्रांजैक्शन ना हो, जब तक कि ट्रांजैक्शन ना हो, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि वो 2,000 दे के नहीं जाएगा या 10,000 दे के नहीं जाएगा, या पूरे के पूरे ही नहीं देगा, ठीक है। हमें नहीं पता कितने रुपए बैड डेट करेगा, क्या पता वो सारे चुका गया हो, अब तो कोई बैड डेट नहीं बना, है ना। तो ट्रांजैक्शन होने के बाद पता चलता है, पहले से कुछ नहीं पता चलता। तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट में लिखो, लिखो मोस्ट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड इन अकाउंट्स, मोस्ट ट्रांजैक्शंस, मोस्ट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड इन अकाउंट्स बेस्ड ओनली ऑन एविडेंस, है ना। जिसका कोई सबूत होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, और जिनका कोई सबूत ही नहीं है उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे भाई? उनको नहीं कर सकते। मान लो तुमने मशीन खरीदी, और मैं भी जानता हूं कि डेप्रिसिएशन आएगा, तुम भी जानते हो डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन अकाउंटिंग को ये बोलोगे देख डेप्रिसिएशन आएगा, रिकॉर्ड कर ले, वो कहेगी कितना आएगा ये तो बता। हमें हमें खुद नहीं पता कितना आएगा, वो तो बाद में पता चलेगा कितना आएगा पूरे साल भर यूज करने के बाद, ठीक है। Most transaction records in accounts based only on evidence, based only on evidence। लिख लो, सेल और परचेज और रिसिप्ट ऑफ कैश, सेल और परचेज, सेल, है ना, सेल करना किसी को, सेल और परचेज और रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है रसीद वगैरह, कैश मेमो की रसीद वगैरह, ठीक है। सेल और परचेज और रिसीप्ट ऑफ कैश, मतलब अगर हमारे पास कोई सेल परचेज रिसीप्ट है कैश वगैरह की, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई एविडेंस ही नहीं है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिल्कुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही नहीं करती उसको। तुम भी जानते हो, अगर तुमने फर्नीचर खरीदा है तो डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन अकाउंटिंग प्रूफ मांगेगी कि कितना आएगा, प्रूफ करके दो आएगा कितना। तो हमें खुद नहीं पता अभी तो, लेकिन इतना पता है आएगा जरूर, लेकिन अकाउंटिंग तो रिकॉर्ड नहीं कर रही इसको, जब आएगा ना उसके बाद रिकॉर्ड किया जाएगा फिर, ठीक है। तो लिख लो, मोस्ट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड इन अकाउंट्स बेस्ड ओनली ऑन एविडेंस, सेल और परचेज और रिसीप्ट ऑफ कैश, सेल और परचेज और रिसीप्ट ऑफ कैश। लिखो बट फुल स्टॉप के बाद,
बहुत सी ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिनका तो कोई एविडेंस नहीं होता, तो लिखो बट देयर आर मैनी ट्रांजैक्शंस लाइक, बट देयर आर मैनी ट्रांजैक्शंस लाइक पॉसिबल बैड डेट्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा और, लाइक पॉसिबल बैड डेट्स, है ना, मतलब कितने डेट्स तुम्हें धोखा देंगे, कितने डेटर्स तुम्हें धोखा देंगे ये तो हमें मालूम है, सॉरी डेटर्स हमें धोखा दे सकते हैं ये तो मालूम है, कितना धोखा देंगे कुछ नहीं पता, है ना। जैसे 10,000 के पैसे लेने थे, कोई डेटर था 10,000 का, वो 10,000 में से कितने छोड़ कर जाएगा अभी क्या कह सकते हैं, लेकिन पॉसिबल है ना, पॉसिबल तो है ना कि धोखा दे सकता है और शायद ना दे, ठीक है, तो पॉसिबल है, लेकिन इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। बट देयर आर मैनी ट्रांजैक्शंस लाइक, तभी तो इसके आगे वर्ड लिखा हुआ है पॉसिबल पॉसिबल है ना, मैं ये नहीं कह रहा धोखा देंगे ही देंगे, दे सकते हैं, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। बट देयर आर मैनी ट्रांजैक्शंस लाइक पॉसिबल बैड डेट्स कॉमा डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन समझ में आ गया ना, जब कोई एसेट हम खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम, उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम, तो उसकी ये जो वैल्यू कम होती जा रही है, जो कमी है ना, यही कमी क्या होती है, डेप्रिसिएशन, नुकसान, ये क्या होता है, नुकसान होता है। लाइक पॉसिबल बैड डेट्स कॉमा डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स हैव नो एविडेंस, हैव नो एविडेंस, इनका कोई सबूत नहीं होता है, हैव नो एविडेंस, लाइक रिसिप्ट्स, है ना, इनकी कोई रसीद वगैरह नहीं होती फिलहाल, हैव नो एविडेंस लाइक रिसिप्ट्स एटसेट्रा, आर नॉट रिकॉर्डेड, आर नॉट रिकॉर्डेड, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं अकाउंटिंग उन्हें रिकॉर्ड नहीं करती, इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती है क्योंकि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड ही नहीं कर रही है। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या